संविधान की शपथ खाकर संसद में झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सत्य और अहिंसा की बात करते वक्त लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक के बाद एक कई झूठ बोले। ये एक खतरनाक बात है। राहुल गांधी ने सिलसिलेवार तरीके से झूठ बोलकर ये साबित किया है कि सत्ता के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं समरेंद्र और आप देख रहे हैं बोले भारत। राहुल गांधी ने लोकसभा में दावा किया कि अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती किए गए अग्निवीरों को शहीद होने पर सरकार कोई मुआवजा नहीं देती है। छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती है। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं। नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। हालांकि सदन में राहुल गांधी के भाषण के दौरान ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और कहा कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। संसद में झूठ नहीं बोलना चाहिए, लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। मैं नेता प्रतिपक्ष से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया वह सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। अग्निवीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है, उनके सुझाव लिए गए हैं, तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है और बहुत सोच समझकर यह योजना लाई गई है। और मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस प्रकार की योजनाएं दुनिया के कई देशों में है, यूएस में है, यूके में है, वहां पर किसी को कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अब बिना अग्निवीर योजना के बारे में समझे, बिना उस संबंध में कोई पूरी जानकारी हासिल किए इस तरीके से सदन को गुमराह करना, इसे कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। महोदय, मैं तो आपसे ये अनुरोध करूंगा, इसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए। अब शहीद के परिवार ने भी ये माना है कि सरकार ने करीब 1 करोड़ रुपए मुआवजा के तौर पर उनको दिए हैं। केंद्र की मदद के अलावा पंजाब सरकार की तरफ से भी उन्हें मदद मिली है। मतलब राहुल गांधी ने साफ झूठ कहा है। मुआवजा मिलता है, लेकिन ये भी सही है कि शहीद का दर्जा नहीं मिलता और परिवार को कोई पेंशन भी नहीं मिलती है। जहां तक अग्निपथ योजना का सवाल है, राहुल गांधी की इस बात से सहमत हुआ जा सकता है कि ये योजना एक बेतुकी और वाहियात योजना है। सरकार इस पर मंथन करके जितना जल्दी बदल दे उतना सही होगा। राहुल गांधी ने कहा कि नीट के जरिए नरेंद्र मोदी सरकार ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा को एक कमर्शियल एग्जाम में तब्दील कर दिया है। और अब एक नया फैशन निकला है, नीट। प्रोफेशनल एग्जाम्स को आपने कमर्शियल एग्जाम्स में बदल दिया है। नीट इज नॉट अ प्रोफेशनल एग्जाम, नीट इज अ कमर्शियल एग्जाम। नीट में एक स्टूडेंट टॉपर हो सकता है, एक्सीलेंट स्टूडेंट हो सकता है, मगर अगर उसके पास पैसा नहीं है, मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकता। सिंपल सी बात। नीट का पास मार्क 22% है। वो पूरा का पूरा एग्जाम, सर एजुकेशन मिनिस्टर पूरा का पूरा एग्जाम अमीर बच्चों के लिए बनाया गया है। कोटा में पूरे के पूरे एग्जाम को आपने सेंट्रलाइज किया। हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं। और कमर्शियल पेपर जो आपने बना रखे हैं, कमर्शियल एग्जाम्स, 7 साल में 70 बार पेपर लीक। राहुल गांधी ने यह साफ झूठ कहा। नीट की नीति 2013 में लाई गई थी
उस समय केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। नीट योजना का उद्देश्य काफ़ी बड़ा और सुलझा हुआ था। नीट से पहले मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए दर्जनों अलग अलग परीक्षाएं होती थीं। छात्रों को हर जगह प्रवेश परीक्षा के लिए फॉर्म भरना होता था। कई बार कॉलेजों की परीक्षाएं एक ही दिन होती थीं, इससे बच्चों की परीक्षाएं छूटती थीं। नीट का मकसद एक ऐसी योजना शुरू करने की थी जिससे बच्चों को बिना बात परेशान नहीं होना पड़े। 2013 में जब ये नीति लागू की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गलती मानी और फैसला बदला तो नरेंद्र मोदी के राज में नीट की परीक्षा शुरू हुई। नीति और नियत में कोई गड़बड़ी नहीं है, प्रक्रिया में गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन दर्जनों परीक्षा की तुलना में एक केंद्रीकृत परीक्षा हमेशा ज़्यादा कारगर उपाय है। हर लिहाज से, आर्थिक लिहाज से भी घूमकर परीक्षा देने से और दर्जनों फॉर्म भरने से बेहतर है कि एक बार में ही एक फॉर्म के जरिए परीक्षा दी जाए। यही नहीं, सीटों के लिहाज से भी 2014 से 2024 के बीच काफ़ी सुधार हुआ है। 2014 में देश भर में 387 मेडिकल कॉलेज थे, जो 2023 में बढ़कर 704 हो गए। 2014 में एमबीबीएस सीटों की संख्या 51,348 थी, जो 2023 में बढ़कर 1,07,948 हो गई है। ये सही है कि इसमें और बढ़ोतरी होनी चाहिए, लेकिन बीते 10 साल में मेडिकल कॉलेजों की संख्या और सीटों की संख्या जिस लिहाज से बढ़ी है वो ऐतिहासिक है। नरेंद्र मोदी के राज में इस क्षेत्र में काफ़ी काम हुआ है। 2014 से पहले की सरकारों ने जो कुल सीटें जोड़ी थी, उससे कहीं अधिक सीटें पिछले 10 साल में जोड़ी गई हैं। जहाँ तक मेडिकल पर पढ़ाई होने वाले खर्च का सवाल है, ये पढ़ाई कभी सस्ती नहीं थी। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे डॉक्टर तभी बन सकते थे यदि मेरिट में वो सरकारी कॉलेज में दाखिला ले सकें। निजी कॉलेज में पढ़ाना मध्यवर्गीय परिवार के बस की बात कभी नहीं थी। वहाँ सीटों की बोली लगती थी और काफ़ी ऊंची बोली लगती थी। ये इतना बड़ा मसला रहा है कि दक्षिण में मेडिकल कॉलेजों के फर्जीवाड़े पर एक से बढ़कर एक कई बड़ी फिल्में बनाई गईं। ये चलन आज भी जारी है। इस पर रोक तभी लगेगी जब डिमांड और सप्लाई के बीच का गैप भरा जाएगा। मोदी सरकार ने काफ़ी काम किया है, लेकिन गैप इतना ज़्यादा है कि आसानी से नहीं भरेगा। इसे भरने के लिए युद्ध स्तर पर काम करना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय और मानव संसाधन मंत्रालय को संगठित तौर पर मिलकर काम करना होगा। मगर अभी ये मंत्रालय जिन नेताओं के पास हैं वो पूरा जोर लगा लें तो भी ऐसा कर पाना उनके बस की बात नहीं है। न क्षमता है, न सोच है और न ही नीयत है। राहुल गांधी ने तीसरा झूठ पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को लेकर कहा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार पब्लिक सेक्टर की कंपनियां बेच रही है। रोजगार तो आपने खत्म कर दिया। नोटबंदी, जीएसटी, जो आपने स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस थे उनको खत्म करके, युवाओं को आर्मी में अपॉर्चुनिटी मिलती थी, अग्निवीर उनके लिए आपने दे दिया, वो खत्म कर दिया, रास्ता ब्लॉक कर दिया। पब्लिक सेक्टर को आप प्राइवेटाइज करते हैं, वो रास्ता बंद कर दिया। सब ये जानते हैं कि आर्थिक उदारीकरण कांग्रेस की नीति है। नरसिम्हा राव सरकार के दौरान मनमोहन सिंह ने ही देश के बाजार को विदेशी कंपनियों के लिए खोला था और आर्थिक उदारीकरण की नींव रखी थी। उसी नीति के तहत ये तय हुआ था कि सरकार धीरे धीरे उत्पाद निर्माण से बाहर आएगी, कारोबार से बाहर आएगी। सरकार का काम पब्लिक वेलफेयर की योजनाओं का संचालन होगा, शिक्षा और स्वास्थ्य मुहैया कराना होगा, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा मुहैया कराना होगा, विदेश नीति पर ध्यान देना होगा। मैन्युफैक्चरिंग और उद्योग धंधों से सरकार बाहर निकलेगी। इसी उदारीकरण की नीति के तहत पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को बेचने की नीति बनाई गई, विनिवेश शुरू हुआ। तुलनात्मक नज़रिए से देखा जाए तो मनमोहन सिंह के कार्यकाल की तुलना में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पब्लिक सेक्टर की कंपनियों की स्थिति पहले से काफ़ी बेहतर हुई है। फिर भी ये तय है कि देर सवेर उन्हें बेचा जाएगा, क्योंकि कारोबार के क्षेत्र में दो व्यवस्थाएं एक साथ नहीं चल सकती हैं। वैसे दो व्यवस्थाएं तो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन नेहरू जी इतना कर गए हैं कि कम से कम इन क्षेत्रों में अब एक व्यवस्था बनाना संभव नहीं है, मगर कारोबारी जगत से सरकारी कंपनियों को समेटना ही होगा। राहुल गांधी ने ये झूठ भी बोला कि सरकारी नौकरियां नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में खत्म की जा रही हैं। ये सबसे बड़ा झूठ है। बीते कुछ समय में बिहार से लेकर
केरल तक ये झूठ स्थापित करने की कोशिश की गई है कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में सरकारी नौकरियां खत्म की जा रही हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये सब कुछ कांग्रेस की नीतियों की देन है। इसे समझने के लिए आप मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान खाली पड़े सरकारी पदों की संख्या पर गौर कीजिए। अलग अलग विभागों को मिलाकर 15 से 20 लाख सरकारी पद खाली रखे गए थे, मतलब भरे ही नहीं गए, कोई वैकेंसी ही नहीं निकाली गई। ये आंकड़े संसद में दिए गए आंकड़े हैं। इतना ही नहीं, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में लाखों सरकारी नौकरियां निजी सेक्टर के हवाले कर दी गईं। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से जुड़े ज़्यादातर काम ठेके पर आवंटित कर दिए गए। आज जो कुछ भी हो रहा है ये मनमोहन सिंह की नीतियों की बदौलत हो रहा है। इस पूरे मसले पर मैं आने वाले दिनों में एक नौकरी सीरीज बनाने जा रहा हूं, जिसमें बताऊंगा कि कैसे और क्यों ये पद खाली छोड़े गए और रवीश कुमार समेत सभी कांग्रेसी बुद्धिजीवी इस मसले पर कैसे दोहरा चरित्र दिखाते हैं। ये भी बताऊंगा कि इंडिया गठबंधन ने सत्ता में आने पर देश भर में 1 करोड़ सरकारी नौकरी देने का जो वादा किया है वो कितना खोखला है और कुछ मामलों में बेहद खतरनाक भी। राहुल गांधी ने 5वां झूठ कृषि कानूनों के संदर्भ में कहा। मनमोहन सिंह ने जो आर्थिक उदारीकरण की नींव रखी थी, उसी के अगले पड़ाव में एग्रीकल्चर सेक्टर को ओपन करना था। भारत के पास दुनिया में सबसे अधिक कृषि भूमि है। भारत अकेले विश्व की 10% से अधिक कृषि योग्य भूमि रखता है। हमसे कई गुना बड़े रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील के पास भी हमारे बराबर कृषि योग्य भूमि नहीं है। इसलिए दुनिया की फूड सिक्योरिटी के लिए भारत की बहुत बड़ी भूमिका है और इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर में निवेश की बहुत संभावनाएं हैं, रोजगार और कारोबार की बहुत संभावनाएं हैं। लिहाजा इसे ओपन करना चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि भारत की ज़्यादातर भूमि मुट्ठी भर सवर्ण किसानों के कब्जे में है। ये गरीबों के लिए चल रही पीडीएस योजना के सहारे खा पी कर मोटे हो गए हैं, इसलिए कृषि सुधारों का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसे दल सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए इस खेल में इन समृद्ध किसानों को औजार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देश के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। यही नहीं, संसद में राहुल गांधी ने कहा कि किसानों का कर्ज माफ नहीं होता। ये बहुत बड़ा झूठ था। किसानों ने सिर्फ ये कहा कि अगर 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो हमारा भी थोड़ा सा कर दीजिए। किसान ने यह कहा कि हर प्रोडक्ट के लिए सही प्राइस मिलती है, हमें भी एमएसपी दे दीजिए। और आप लोगों ने कहा किसान का कर्जा माफ नहीं होगा और एमएसपी नहीं मिलेगी। एमएसपी सरकार दे रही है और ये मोदी जी की सरकार है जिसको उत्पादन की लागत पर कम से कम 50%, माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्पादन की लागत पर कम से कम 50% जोड़कर एमएसपी दी जा रही है और नहीं दी जा रही है। सत्यापित करें माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं। सच यह है कि किसानों का कर्ज समय समय पर माफ होता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो किसानों का कर्ज माफ किया गया। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने तो किसानों का कर्ज माफ हुआ। पंजाब में भगवंत मान मुख्यमंत्री बने तो किसानों का कर्ज माफ हुआ। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के कार्यकाल में कर्ज माफ किया गया, फिर ब्याज माफ किया गया। इसके अलावा दर्जनों योजनाएं किसानों के हक में चलाई जाती हैं। किसान सम्मान निधि दी जाती है। किसानों की तुलना में मजदूरों की झोली तो हमेशा खाली ही रही है, लेकिन मजदूर की कोई बात नहीं करता। इन बड़े किसानों के खेतों में काम करने वाले कृषि मजदूरों की भी कोई बात नहीं करता। सीधे कहें तो राहुल गांधी ने लोकसभा में जो प्रवचन दिया है उसमें झूठ झमेला बहुत है। इतना ही नहीं, अपनी सरकारों और नीतियों का ठीकरा भी राहुल ने बड़ी चतुराई से नरेंद्र मोदी के सिर पर फोड़ दिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता से ऐसी उम्मीद नहीं की जाती है। कम से कम उन्हें संसदीय मर्यादा का लाज तो रखना ही चाहिए था। और इसकी पहली शर्त यही है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। आने वाले दिनों में हम बोले भारत पर एक सीरीज चलाएंगे जिसमें राहुल गांधी के सभी झूठों पर बारी बारी बात होगी और इस पर भी बात होगी कि सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए राहुल गांधी की अगुवाई में समूचा विपक्ष जो खेल खेल रहा है वो देश के लिए कितना खतरनाक है। देश में अराजकता का माहौल पैदा किया जा रहा है और अराजक माहौल का नुकसान किसे सबसे अधिक होगा।
बोले भारत के इस एपिसोड में इतना ही। जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और यदि संभव हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए, इससे हमें मदद मिलेगी। नमस्कार।